हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक ब्रांचेस ऑफ साइंस, इसको हम कवर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से भी पीपीएससी एफपीएससी में सवाल बनते हैं। जैसे आपके सामने है स्टडी ऑफ ब्रेन, इंसिफेलोलॉजी, और स्टडी ऑफ स्किन। स्किन की स्टडी आप सबको पता है, डर्माटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ किडनी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लिवर हेपेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड हीमाटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ आइज ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ नेल्स और स्टडी ऑफ टीथ। अच्छा, अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखें स्टडी ऑफ ब्रेन, ये इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ स्किन पेपर में आ चुका है। स्टडी ऑफ किडनी इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ हार्ट इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ ब्लड इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ लिवर भी इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ बोन्स भी इम्पोर्टेंट है और स्टडी ऑफ टीथ भी इम्पोर्टेंट है। ओडोंटोलॉजी। तो इसमें से दो तीन चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और पेपर पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने लाजमी करनी है। स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी। दांत होते हैं ना, दांत, दांत इससे याद रख लें, दांत। ओडोंटोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और स्टडी ऑफ आइज भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी, ये भी आपने लाजमी करना है। स्टडी ऑफ नेल्स, अगर आप करना चाहें तो इसको भी लाजमी कीजिए। ये जितनी चीज़ें हैं यहाँ से आपका एक नंबर तो लाजमी बन जाता है। तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमें ये चीज़ें जो हैं हमें नंबर दे देती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं स्टडी ऑफ सेल्स। आपको पता है काफ़ी लोगों को कि जो सेल होता है, सेल से हमारे टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। 2022 के पेपर में सवाल आया हुआ है कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या है, हिस्टोलॉजी। सेल की साइटोलॉजी, टिश्यू आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो टिश्यू होता है उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, तो उसी से आप याद रख लें हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। उसके बाद स्टडी ऑफ ऑर्गन एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी। स्टडी ऑफ ऑर्गन कहते हैं एनाटॉमी को। अब ऑर्गन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लिवर आ जाता है, किडनी आ जाती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो स्टडी ऑफ ऑर्गन कहते हैं एनाटॉमी को। स्टडी ऑफ वायरस आसान है याद रखना, वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी या एल्जाई फिकोलॉजी। अच्छा, उसके बाद स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और 2000 के पेपर में सवाल आया है, 2023 के पेपर में या 22 के पेपर में ये सवाल पूछा गया है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो वहाँ पे था माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन अगर आप चेक करें तो इसका बैक्टीरियोलॉजी भी आता है, लेकिन इसका माइक्रोबायोलॉजी भी आपने याद रखना है। उसके बाद स्टडी ऑफ लैंग्वेज, पेपर में बहुत दफ़ा पूछा गया है, ठीक है। फिलोलॉजी, क्योंकि जब हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं ना, तो हम हर चीज़ को फील करते जाते हैं। हमने इंग्लिश को फील किया, हमने उर्दू को फील किया, हमने फारसी को फील किया, हमने चाइनीज़ को फील किया, हमने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को फील कर लिया। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस जब भी आ जाएगा तो आप कहेंगे कि जब भी लैंग्वेज की स्टडी करेंगे तो हम चीज़ों को फील करते जाएंगे, फिलोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर, अब पेपर में सवाल अब बहुत दफा पूछा गया है कि स्टडी ऑफ कैंसर किसको कहते हैं, तो ऑनकोलॉजी। देखे, खुदा न खास्ता किसी को कैंसर होता है तो हम कहते हैं ना कि उनको कैंसर हुआ, तो ऑनकोलॉजी, ठीक है। अब इस दफा इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था, इन्होंने पेपर में पूछा था स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। बेसिकली हैं तो एक से ही दूसरी चीज बढ़ती है। तो स्टडी ऑफ ट्यूमर्स आ जाए या कैंसर आ जाए, ऑनकोलॉजी ही होगा। उसके बाद स्टडी ऑफ हेयर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया है। अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक स्टडी ऑफ सेल इम्पोर्टेंट है, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इम्पोर्टेंट है, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गन इम्पोर्टेंट है,
स्टडी ऑफ वायरस भी इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज़ें भी आप कर लें, यानी कि 50-50% समझ लें, इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया भी इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज पेपर में आ चुका है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया पेपर में आ चुका है, स्टडी ऑफ कैंसर पेपर में आ चुका है, स्टडी ऑफ टिश्यूज पेपर में आ चुका है। तो मैं आपको स्टडी ऑफ हेयर पेपर में मैंने नहीं देखा आज तक, और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मैंने लिख दिया है, इसको आप देख लेना है। ट्राइकोलॉजी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखी हुई हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और कौन सी चीज़ें फेमस है और कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ चुकी हैं। अब स्टडी ऑफ हेयर को अगर देखें तो आप याद रख सकते हैं ट्राई, यानी कि तीन तरफ से बाल, आप समझ लें तीन, ट्राइकोलॉजी। इस तरह से मतलब ट्रिक्स के साथ इन चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे भी वही चीज़ें हैं। स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी, ये भी पेपर में आ चुका है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स पेपर में आ चुका है। कॉस्मोलॉजी का कहते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स को, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी, यानी कि फ्रूट्स कहते नहीं है, फ्रूट्स, फ्रूट्स, तो तो पोमोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ एग, ओलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, बार बार पेपर में सवाल आता है। स्टडी ऑफ सॉइल, पीडोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फिश, इस्थे इस्थेलॉजी। और स्टडी ऑफ हनी बीज, एपियोलॉजी। स्टडी ऑफ डॉग्स, साइनोलॉजी। अब इसमें से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, मैंने लिख दी हैं। और आपने जो चीज़ें करनी है, स्टडी ऑफ अर्थ इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी, पेपर में आ चुका है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, पेपर में आ चुका है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी, पेपर में आ चुका है। बाकी चीज़ें मैंने फ़िलहाल पेपर में नहीं देखी, लेकिन अगर आपने करनी है तो आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता अगली दफ़ा वो इन चीज़ों को उठा ले। तो मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने लिख दी हैं ये चीज़ें भी। आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ ट्रीज, डेंड्रोलॉजी, इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलीजन्स इम्पॉर्टेंट है। थियोलॉजी, थियोक्रेट्स, थियोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलीजन्स, थियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स, यानी कि जिसमें हेरिडिटरी डिसीज होती है, बीमारी होती है जो विरासती बीमारी होती है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जेनेट जेनेटिक्स कहते हैं इसको। अब यहाँ पे स्टडी ऑफ रिलीजन्स भी इम्पोर्टेंट है, हेरिडिटी भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब देखो स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब जो कॉइन्स होते हैं, आ, इसको कहते हैं नोमिस्मेटिक्स, ठीक है। अ, अब इसको अगर हम थोड़ा सा ट्रिक्स की फॉर्म में देखें कि ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टडी ऑफ कॉइन्स इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रिक की फॉर्म में लेके आए कि नोमिस्मेटिक्स, नोमिस्मेटिक्स के नहीं मैम, मैटिक्स के, नोमिस्मेटिक्स, मैट्रिक्स इसको, नोमिस मैट्रिक्स, नोमिस मैट्रिक्स, इसको अगर थोड़ा सा अगर आप ट्रिक इस्तेमाल करेंगे ना तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको ऐसे ही याद रख लें कि कॉइन्स की स्टडी को नोमिस्मेटिक्स कहते हैं, और स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हॉर्स, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सेस्मोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स एंड वेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ से जो है एक ये इम्पोर्टेंट है, स्टडी ऑफ रिलीजन्स, पेपर में आ चुका है। थियोलॉजी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी डिजीज, हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इम्पोर्टेंट है, न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सेस्मोलॉजी इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड वेट इम्पोर्टेंट। स्टडी ऑफ वेदर इम्पोर्टेंट। कैसे याद करें? मेट्रोलॉजी और मेट्रियोलॉजी कैसे याद करें? अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब आप मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो बस के अंदर जाते हैं, तो आप मेट्रो के अंदर जाते हैं तो आपका वेट जाता है।
जब हम मेट्रो के अंदर जाते हैं ना तो आपका वेट जाता है, आप मेजरमेंट यानी कि वेट आपका जाता है। लेकिन आप मेट्रो से बाहर आते हैं तो उस आप वेदर के अंदर आ जाते हैं। मेट्रो के अंदर जाएंगे आपका वेट जाएगा, मेट्रो से बाहर आएंगे आप वेदर के अंदर आ जाएंगे, आप एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएंगे आप। तो मेट्रो के अंदर जाने को वेट को कहा जाएगा मेट्रोलॉजी, मेट्रो के बाहर आने को एटमॉस्फेयर को वेदर को कहा जाएगा मेट्रियोलॉजी। तो ये जो दो चीज़ें हैं इसको इन ट्रिक्स के साथ याद करेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी कि स्टडी ऑफ वेट कहते हैं या मेजरमेंट कहते हैं मेट्रोलॉजी, और स्टडी ऑफ वेदर कहा जाता है। अच्छा, और स्टडी ऑफ वेदर कहा जाता है इसको मेट्रियोलॉजी। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप ये जो दो चीज़ें हैं मेट्रोलॉजी और मेट्रियोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में भी आ चुकी हैं। अगर आप इनको ट्रिक के साथ करेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब इस स्लाइड में इम्पोर्टेंट क्या है, पहले तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि अच्छा, पहले जो है मैंने आपको बताया स्टडी ऑफ रिलीजन करना है, कॉइन्स करना है, हेरिडिटी करना है, अर्थक्वेक करना है, और उसके बाद स्टडी ऑफ वेदर भी करना है और स्टडी ऑफ मेजरमेंट भी करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ ड्रीम इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं ना करें, नहीं करना तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। लिख दिया है स्टडी ऑफ एज ऑफ द अर्थ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस वजह से लिखा है कि अगर पेपर में आगे आ जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं पेपर में नहीं देखी हुई और आ सकती हैं, तो उन चीज़ों को भी मेंशन किया गया है। स्टडी ऑफ एज ऑफ द अर्थ जियोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, और डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। मैंने ये जो सवाल है डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये मैंने बहुत दफ़ा पेपर में देखा है। यानी कि ऐसा समझे इन सब ब्रांचेज में से ज़्यादा दफ़ा जो सवाल रिपीट होता है वो यही वाला है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये सवाल बहुत दफा रिपीट होता है तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। दूसरे अगले नंबर पे आता है स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स, इफेक्ट ऑन सोसाइटी इज कॉल्ड स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। अब ये सवाल मैंने पीपीएससी के पेपर में से उठाया है, लेकिन ये जो सवाल है ना ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, उस पेपर में आया हुआ था, तो शायद ये सवाल यहाँ पे ना आए, ये सवाल आपके पेपर्स में ना आए। लेकिन अगर आपने करना है तो आप ये वाला सवाल भी कर सकते हैं। आगे देखें, एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्टार्स, मून, प्लैनेट, स्टार हो, मून हो, प्लैनेट हो, इन सब की, और सन हो, इन सब की स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नॉन एज एस्ट्रोनॉमी, ये भी वही उसी से ही इसने ये वाला बनाया है सवाल। और उसके बाद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड अरेक अरेक्नोलॉजी अरेक्नोलॉजी। अब ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीपीएससी के पेपर से मैंने उठाया है। कुछ सवाल जो हैं वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो पेपर में सवाल आते हैं वो चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो ये जो सवाल है ये पीपीएससी के पेपर से उठाया गया है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और उसके बाद स्टडी ऑफ फ्लैग्स, वैक्सीलोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टडी ऑफ डिजीज पैथोलॉजी और स्टडी ऑफ लेग्स लिम्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस स्लाइड में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डेमोग्राफी द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ फ्लैग्स इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ डिजीज पैथोलॉजी ये भी कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 या 22 के पेपर में ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ये बहुत दफ़ा सवाल रिपीट होता है। हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स, ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीट होता है तो ये सवाल लाजमी आपने करना है। हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला सवाल है द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ वंस इंडिविजुअल इज कॉल्ड, ये सवाल भी मैंने पीपीएससी के पेपर से उठाया है।
बायोग्राफी, यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की स्टडी है किसी की भी, वो क्या कहलाती है? बायोग्राफी। ठीक है, तो ये है हमारी कुछ ब्रांचेस, जो कि यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड की हैं, क्योंकि मुझे लगा शायद वो चीज़ें भी पूछी जाएं या पूछी जा सकती हैं, लेकिन आपको जो मैंने बताई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो तो आपने लाजमी करनी है। बाकी चीज़ों को अगर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ऐसा यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ यूनिट्स होते हैं, इनके बारे में भी पेपर में कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है। ये फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। ठीक है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। उसके बाद टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन। अच्छा, केल्विन है, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन टेम्परेचर के तो और भी यूनिट होते हैं। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर हम उसको देखते हैं फॉरेनहाइट पे, तो वो होता है फटाफट से, देखें फटाफट से, अगर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखा जाए फटाफट से फॉरेनहाइट में, तो वो 100 से नीचे होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर हम अपने अगर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखें फॉरेनहाइट पे, तो वो फटाफट से होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम इसको देखें सेल्सियस में, तो ये होगा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन के अंदर इसको देखें, तो वो होगा 310 केल्विन। अच्छा, अब मजे की बात कि 2020 या 21 के पेपर में एक सवाल आता है। हमने तो पढ़ा हुआ है ना कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, वो फॉरेनहाइट में कितना होता है? 98.6। ये सवाल 2019 के पेपर में आया हुआ है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल्सियस में कितना होता है? 37 होता है। अब ये जो दो हैं ये तो हमें पता है। अब केल्विन का भी पूछा गया है पेपर में कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो केल्विन पे कितना होता है? तो 310 केल्विन होगा। ये भी पूछा गया है सवाल पेपर में, तो ये भी आपने लाजमी करना है। अगली चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि यूनिट जो होता है टेम्परेचर का, वो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वो केल्विन ही होता है, जिसकी वजह से उसने इसका जो है टेम्परेचर पूछ लिया। तो आपने ये तीन जो चीजें हैं ये आपने लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी गई हैं, कोई चीज मिस नहीं करनी। उसके बाद अगली लाइन देखें कि यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। जब इलेक्ट्रिक करंट निकलता है तो उसको, आपको पता है ना, एक एम्पेयर मीटर होता है जिसके अंदर इसको देखते हैं, और इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है। और लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। और पावर का क्या है? वॉट है। वोल्टेज का है वॉल्ट। रेजिस्टेंस का ओम है। और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है। और प्रेशर का पास्कल है या टॉर है। आपने इनको याद करना है लाजमी, क्योंकि ये चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। और जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ वाटर फ्लो इज क्यूसेक, ये पेपर में पूछा गया है। और अगला है यूनिट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इज जॉल, ये भी पेपर में पूछा गया है। एनर्जी का यूनिट जॉल है। क्या हीट एनर्जी हो या एनर्जी हो, इसका यूनिट जॉल है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट किलोवाट है, ये भी पेपर में पूछा गया है। और यूनिट ऑफ हीट इज जॉल। और ये आप चेक कर लेना, इस लाइन को, इसको देख लेना और इसको भी देख लेना। क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज पार्सेक और लाइट ईयर, ये पेपर में पूछा गया। देखें, एक बंदे ने दूसरे बंदे से मिलने आना है, ठीक है, या किसी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से मिलने आना है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को फोन करके कहता है कि मैं पर सेकंड के अंदर आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ और पर सेकंड के अंदर आ रहा हूँ, यानी कि डिस्टेंस बता रहा है कि मैं पर सेकंड के अंदर आ रहा हूँ, तो उसको कहेंगे डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है वो पर सेकंड है। और जो सितारों के दरमियान का डिस्टेंस होगा उसको लाइट ईयर कहा जाएगा, उसको लाइट ईयर कहा जाएगा। तो ये दोनों सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्यूरल, ये भी पेपर में पूछा गया है।
2022 के पेपर में सवाल आया है कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, बैक्यूरल को कहते हैं, बैक्यूरल है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो आखिरी के दो सवाल हैं ये भी मैंने पीपीएससी की पीपीएससी के पेपर से उठाया है कि पिको सेकंड जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻12। ये 10⁻12 नहीं है, ये 10⁻⁻12 है, इसको आप सेट कर लेना पिको सेकंड का। उसके बाद अगला सवाल है कि जो टायर होता है यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर विच यूनिट आर, अगला विच यूनिट आर यूज टू मेजर प्रेशर। जो गाड़ियों के टायर में जो के लिए जो एयर प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं हवा भरने के लिए, उसको कहते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये उससे उससे रिलेटेड है, इसको भी आपने करना है क्योंकि ये भी पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ तक हमारे दो टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो थोड़ा सा मैंने इसको नाम दिया है फादर्स का, क्योंकि इस तरह के सवाल भी पेपर में पूछते हैं और हम नहीं कर पाते। ये जो चीजें होती हैं ना, ये रैंडम सी चीजें होती हैं, हमने इसको कहीं जीके में घुसाया होता है या हिस्ट्री में घुसाया होता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हम कर लें तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले ग्रीक फादर्स देख लेते हैं, यानी कि यूनानी जो ग्रीस है, ग्रीस के जो फादर्स हैं, यानी कि ग्रीस के जो लोग हैं जिनको कोई ना कोई नाम दिया गया है। पहला बंदा है यूक्लिड। यूक्लिड को कहते हैं फादर ऑफ जियोमेट्री। पेपर में मैं कहता हूँ बहुत दफा पूछा गया बहुत दफा। ये तो आपने लाजमी करना है क्योंकि ये पेपर में बहुत दफा पूछा जाता है। अगला है हीरोडोटस। हीरोडोटस को कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। हीरो है, हीरो उनका हीरोडोटस, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। यूक्लिड कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री को, हेरोडोटस कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री को, और हिपोक्रेट्स कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन को। अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी और जोलॉजी। अर्शमीदस को कहते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये पांच चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, यूक्लिड, हीरोडोटस, हिपोक्रेट्स, अरिस्टोटल और अर्शमीदस, ये पांच की पांच चीजें पेपर में हर दफा पूछी जाती हैं। एक पेपर में कुछ पूछ लेगा, दूसरे पेपर में इनमें से कुछ पूछ लेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती हैं। पेपर में पूछा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं, जोलॉजी या बायोलॉजी, लेकिन ज्यादातर वो जोर देता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, अरिस्टोटल। दूसरे आगे चलते हैं जर्मन फादर्स। अब ये मैंने जर्मनी से कुछ बंदे उठाए हैं कि कार्ल मार्क्स को कहते हैं फादर ऑफ कम्युनिज्म, ये पूछा जाता है पेपर में। आइंस्टाइन को कहते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, क्योंकि आइंस्टाइन आपको पता है जर्मनी से बिलोंग करते थे, और आइंस्टाइन जो है इनको इनको नोबेल फिजिक्स प्राइज भी मिला है। 1921 के अंदर कहा जाता है कि इनको नोबेल फिजिक्स प्राइज मिला है। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल फिजिक्स प्राइज भी मिला है और फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है इनको। उसके बाद सैमुअल हान मैन, ये जो बंदा है ना, इसने इसको फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। ये कर लें आप, इम्पोर्टेंट, 50-50 कह सकते हैं इसको। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जर्मन विल्हेम वंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया। ये आपने लाजमी करना है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको कहते हैं, जर्मन विलियम वंट इसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। उसके बाद कुछ और फादर्स भी हैं जो कि करने इम्पोर्टेंट करने चाहिए। इंग्लिश, जो चार्ल्स बेबेज हैं, ये कंप्यूटर, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब ये मैंने इंग्लिश क्यों लिखा है, ये मैंने चीज़ें क्यों लिखी हैं, मैं इनको आपको थोड़ा सा, ये ग्रीक क्यों लिखा है, मैंने जर्मन क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता, लेकिन क्योंकि पेपर में इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो आइंस्टाइन है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कार्ल मार्क्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये पेपर में सवाल बने हैं बाकायदा। और एक और सवाल बना है पेपर में कि चार्ल्स बेबेज कहाँ से है, ये इंग्लैंड से है, यूके से है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है। ये पेपर में सवाल बन चुका है। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और इंग्लिश जो है, एक बंदा है चार्ल्स बेबेज, इनको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं एलन ट्यूरिंग को, एलन ट्यूरिंग।
ट्यूरिंग, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विंड सर्फ को। अब ये जो विंड सर्फ है ये अमेरिका से है। ये भी पूछा गया है कि विंड सर्फ कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? अमेरिका से। देखिए, इंटरनेट यानी कि कंप्यूटर की बात हो रही है। अगर एक बंदा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था कंप्यूटर पे, उस पे सर्फ गिर गया, इस तरह से याद रख लें कि फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विंड सर्फ को। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं एलन ट्यूरिंग को, फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं विंड सर्फ को। अब कुछ और चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि फादर ऑफ सी लैंग्वेज किसको कहते हैं। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, PHP लैंग्वेज, उनमें से सी लैंग्वेज का पूछा जाता है। तो सी लैंग्वेज के जो फादर हैं वो है अमेरिकन डेनिस रिची। ये पेपर में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगली जो लाइन है कि फादर ऑफ MS वर्ड और एक्सेल किसको कहते हैं? चार्ल्स सिमोनी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैंने नहीं देखा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स सिमोनी को कहते हैं फादर ऑफ MS वर्ड और MS एक्सेल। उसके बाद अगला सवाल जो पेपर में बना है, अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ अलजबरा, मुस्लिम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। पेपर में एक कांस्टेबल का या छोटे रैंक का पेपर था, उसमें मैंने सवाल देखा है, उसमें लिखा हुआ था। अब मुझे तो पता था, हम सबको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको कहते हैं, इधर देखें एलन ट्यूरिंग को। लेकिन अब इसने यहाँ पे मुस्लिम जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किया है, मुस्लिम का। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। तो अल ख्वारिज़मी को कहते हैं फादर ऑफ अलजबरा और मुस्लिम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम जाबिर इब्ने हयान इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इनको केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है जाबिर इब्ने हयान किस वजह से फेमस है, केमिस्ट्री की वजह से फेमस है, काफी लोगों को पता है। उसके बाद एडम स्मिथ, इंग्लैंड के इंग्लिश ये हैं एडम स्मिथ, इसको कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में बनता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। और एडम स्मिथ जो है, इसकी जो किताब है वो है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये जो दो सवाल हैं ये पेपर में बहुत दफा बनते हैं, या PPSC हो या FPSC हो या दूसरे एग्जाम हो, उनमें ये सवाल बहुत आते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहा जाता है, और इनकी किताब को कहते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस। आगे चलते हैं। जॉन लॉक, जॉन लॉक को कहते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जॉन लॉक इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सर इयन विल्मट इज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉलोनिंग, क्रिएटेड फर्स्ट कॉलोन शिप डॉली। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन बाकी के जो ऊपर वाले मैंने बताए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने करने हैं। आगे चलते हैं। अब एक है रशियन दमित्री मेंडलीव, क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल इन 1869। अब रशिया की एक दमित्री मेंडलीव है। ये केमिस्ट है, रशियन केमिस्ट। इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है क्योंकि इस बंदे ने इसने फादर ऑफ जो पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसने 1869 के अंदर पीरियोडिक टेबल बनाया था। पीरियोडिक टेबल, ठीक हो गया। अब पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, आप सबको पता है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। जो प्रियो ये भी सवाल बना है पेपर में कि पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। और इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर ये भी पेपर में सवाल बना है कि पीरियोडिक टेबल जो है इसका पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 0। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट्स होते हैं। टोटल जो है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में दो ऐसे एलिमेंट्स हैं
तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं और बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। ये सवाल बनने हैं पेपर में, पीपीएससी या पीएससी में ये सवाल आए हुए हैं। पेपर में सवाल आते हैं कि दो ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताएं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है। एक को कहते हैं मरकरी, एक का नाम है मरकरी, एक का नाम है ब्रोमाइन। मरकरी और ब्रोमाइन ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड हैं और ये दोनों टॉक्सिक बहुत ज्यादा हैं, जहरीले बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं। ठीक है, अब हुआ क्या था कि एक बंदा है, उसने बना लिया मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मोमीटर, अभी जो उसने मरकरी थर्मामीटर बनाया, पेपर में सवाल आता है कि मरकरी थर्मामीटर किसने बनाया। उसने, उस बंदे का नाम है डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट। डैनियल, ये भी पेपर में सवाल बना है, गैब्रियल फॉरेनहाइट। अब ये जो जितने सवाल हैं ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हैं कि पहला एलिमेंट क्या होता है, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 1 होता है और 118 टोटल एलिमेंट्स हैं। मरकरी और ब्रोमाइन दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हैं। 2020-21 के पेपर्स में ये सवाल बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछे गए हैं कि मरकरी क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और दो ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताएं जो लिक्विड हैं। तो ये दोनों ही लिक्विड हैं, लेकिन मरकरी से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा मरकरी थर्मामीटर की तरफ मैंने बात इसलिए की है क्योंकि 2022 के पेपर में पूछा गया है कि मरकरी थर्मामीटर किसने बनाया, तो उसका नाम है डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट। अब मरकरी थर्मामीटर जो है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें अब इस्तेमाल में नहीं हैं इतनी ज़्यादा। तो ये सारे सवाल जो हैं ये पेपर में बन चुके हैं, वही सवाल मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल, इसके बाद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड ल्यू वैन होक। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी तक इसको मैंने पेपर में नहीं देखा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपकी नज़रों से नहीं गुजरे होते, लेकिन वो आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने वो भी मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं। हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है लिविंग एरिया का, क्योंकि ये जितने यहाँ पे मैंने सवाल मेंशन किए हैं ये मैंने पीपीएससी की बुक से उठाए हैं। 2019 से लेकर 2023 तक ये सारे सवाल पेपर में आ चुके हैं, तो इसकी मैंने एक अलहदा से स्लाइड बनाई है। अ प्लेस वेयर मैनी पीपल लीव इज नॉन एज सेटलमेंट, ये भी सवाल पेपर में बना है। अगला, जहाँ पे हम फिश को रखते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहा जाता है। और aquarium, a place where fish are kept is called एक्वेरियम। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे बीज को रखते हैं उसको पायरी कहा जाता है, और जहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं उसको एवियरी कहा जाता है। जहाँ पे डॉग्स को रखा जाता है उसको कैनल कहते हैं। ये भी सवाल बना है, अगर आप कैनल लिखते हैं गूगल में तो आपको पता चल जाएगा। पिग्स को स्टाई में रखा जाता है और बुफेलोस को डेयरी में। अब ये सवाल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अ प्लेस वेयर लेदर स्टैंड, जहाँ पे लेदर को रखा जाता है, टैनरी कहते हैं। लाइब्रेरी में क्या रखा जाता है, किताबों को रखा जाता है, ये भी आपको पता है। ये जो जितने सवाल मैंने यहाँ पे मेंशन किए ये पेपर में आए हैं, इस वजह से मैंने इनको एक अलहदा सा स्लाइड में रखा है। बस ये छोटा सा यहाँ तक टॉपिक था इसका। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास यहाँ पे यूडोमीटर आ जाता है टू मेजर रेन वाटर, और मोनोमीटर है टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर बहुत दफ़ा आता है पेपर में, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर और वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि पानी जो होता है ना
वाटर वेपर्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर या ह्यूमिडिटी होती है, उनको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइग्रोमीटर। ये आपको बहुत दफ़ा सवाल मिलेगा हाइग्रोमीटर के बारे में। लैक्टो, जहाँ पे लैक्टो इस्तेमाल हो ना, लैक्टो, वो आपने याद रखना है कि मिल्क की बात होगी, तो लैक्टोमीटर जो है मिल्क से रिलेटेड होगा। कैथोमीटर, अब यहाँ पे एक इसका सवाल भी बनता है, लैक्टोमीटर का सवाल भी बनता है, और फैथोमीटर का सवाल भी पेपर में बहुत दफा आता है। डेप्थ ऑफ ओशन, ओशन की गहराई को मेजर करने के लिए फैथोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का हार्ट लंग्स साउंड को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें याद रखें, बाकी चीज़ें तो आपने यहाँ देनी है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ ज़्यादातर। एक हाइग्रोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्टोमीटर इंपॉर्टेंट है, फेथोमीटर इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और स्टेथोस्कोप, और ये भी आप याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अगली स्लाइड पे देखें तो ये यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सेस्मोमीटर, तो सेस्मोमीटर जो होता है अर्थक्वेक, हमने पहले पढ़ के आए हैं कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सेस्मोलॉजी कहा जाता है। एरोमीटर, एम मीटर इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो चीज़ें पेपर में आ चुकी हैं, एक हाइग्रोमीटर आता है पेपर में बहुत दफ़ा, इलेक्ट्रोमीटर मैंने नहीं देखा, मैंने फैथोमीटर देखा है बहुत दफ़ा पेपर में। और उसके बाद सेस्मोलॉजी आता है बहुत दफ़ा पेपर में, और एनीमोमीटर पेपर में आता है। एनीमोमीटर जो है ये टू मेजर विंड स्पीड, ठीक है। और एल्टीमीटर आता है एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए फ्रॉम सी लेवल, ये भी पेपर में आता है। रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड बाय गाइजर काउंटर, ये पेपर में आ चुका है 2022 के पेपर में। टेप स्पीड इज मेजर्ड इन इंच पर सेकंड, ये भी 2022 के पेपर में आया हुआ है। उसके बाद ये देखें हाइग्रोमीटर दोबारा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पेपर में दोबारा बहुत दफ़ा आया, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे भी लिख दिया है। उसके बाद एनीमोमीटर, ये भी पेपर में आया है, इसको मैंने देखें इस तरह से लिखा हुआ है। और एनीमोमीटर देखें, एनीमोमीटर 2-3 दफ़ा आ चुका है। अच्छा, ये छोटा सा हमारा टॉपिक था इंस्ट्रूमेंट पे। उसके बाद फोबियास पे आते हैं, तो ये थोड़ा सा फोबियाज से रिलेटेड टॉपिक है। लिस्ट ऑफ फोबियाज, ये मैंने एफपीएससी की बुक से काफ़ी सारे फोबियाज को यहाँ पे मेंशन किया है। अब इतने सारे जो फोबियाज हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपने लाजमी याद रखने हैं, कि जैसे फेयर ऑफ बाथिंग, ठीक है, नहाने से जिसको डर लगता है, ब्लूटोफोबिया कहा जाता है। और फेयर ऑफ हाइट इम्पोर्टेंट है, एक्रोफोबिया कहते हैं। ये बाथिंग वाला इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है। हाइट वाला आया हुआ है पेपर में काफ़ी दफ़ा, एक्रोफोबिया। और ये देखें, स्पाइडर्स की स्टडी को भी हमने पढ़ के आए हैं, एरेक्नोलॉजी। और यहाँ पे उससे डर को ही यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, एरेक्नोलॉजी है वहाँ पे, यहाँ पे एरेक्नोफोबिया कहा जा रहा है इसको, ठीक है। और उसके बाद ये जितनी चीज़ें हैं ये आपने यहाँ पे याद रखनी है। फेयर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफोबिया कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये देखें, हमने ब्लड की स्टडी को पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे इसने हीमोफोबिया उसको कहा है। और वाटर का आपने याद रखना है, फेयर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे अगर आप इन सबको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ों को करें, जब वो चीज़ें हो जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों को भी करें, ताकि, क्योंकि इनमें से सवाल बन जाता है। एक और लिस्ट है इसकी, ये बहुत सारे हैं। और इनमें से सबसे पहले देखें, साइनोलॉजी हमने पढ़ा है कि स्टडी ऑफ डॉग्स कहते हैं, साइनोफोबिया कहा जा रहा है फेयर ऑफ डॉग्स को। हम पढ़ के हैं डेंड्रोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ट्री को, तो डेंड्रोफोबिया कहा जाता है स्टडी ऑफ ट्रीज को, ये हम पढ़ के आए हैं। और देखें, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं, और फेयर ऑफ इंसेक्ट्स कहा जाता है एंटोमोफोबिया। उसके बाद हॉर्सेस को देख के आए हैं हम। हाँ, और
उसके बाद रेन वाला आप कर लें यहाँ से। बर्ड्स वाला इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी हमने देखा है। ऑर्निथोफोबिया। देखें थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बाकी तो वही है। पैथोलॉजी हम करके आए हैं, हम पैथोफोबिया ये देखें चीज़ें करके आए हैं, वहीं से चीज़ें निकली हैं। और एक आपने यहाँ पे चीज़ नहीं है दी गई, फेयर ऑफ। देखें फोटोफोबिया भी आपने करना है, लाइट से जिसको डर लगता है फोटोफोबिया है उसके बारे में। और बाकी चीज़ें इसमें से आपने खुद भी देख लेनी हैं, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, करनी चाहिए, आ सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आपने वो चीज़ें कवर करनी है इसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ भी जाइएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखने का मकसद तो यही है ना कि ये पेपर में पूछी गई हैं या इंपॉर्टेंट है किताब में, तो इस वजह से ये चीज़ें देते हैं। तो पहले इसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लें, उसके बाद कोशिश करें कि सारी चीज़ों को ही कर लें। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। जो कल का लेक्चर होगा फिर हम आगे मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।